बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा आज। और इसके साथ 26 नवंबर आज से तमाम पाकिस्तान में ये फैसला जो कि किया गया था कि तमाम इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आज से तमाम बच्चे बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वो घरों पर रहेंगे, लेकिन घरों पर रहकर तालीम हासिल ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, वो चाहे ऑनलाइन सिस्टम के तहत हो या चाहे होमवर्क के सिस्टम के तहत हो। बहरहाल एक एग्जामिनेशंस को लेकर कुछ अभी कन्फ्यूजन चल रही है। MCAT जो कि एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि वो भी मुलतवी होना चाहिए। लाखों स्टूडेंट्स ने, हज़ारों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना है पूरे पाकिस्तान में। तो इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे और बहुत सी पॉलिटिकल स्टोरीज़ भी हैं। कल इमरान खान साहब ने दौरा लाहौर में बहुत से प्रोजेक्ट्स को ओवरव्यू किया, बहुत सी जगहों पर उनको ब्रीफिंग दी गई, वो चाहे हेल्थ के हवाले से हो, वो चाहे रिवर रावी प्रोजेक्ट के हवाले से हो। इस पर भी बात करेंगे कि उनका दौरा लाहौर कैसा रहा। और इस दौरे के बाद जो एक खबर का इंतज़ार था वो नहीं आ सकी कि तब्दीली उस तरह से कोई कैबिनेट में जो एक्सपेक्टेड थी कि आई थिंक इट इज़ गोना बी द फर्स्ट विजिट जिसके बाद कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल, तो हम देखते हैं कि इस दौरे के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं और शायद आज या कल में ही कुछ खबरें आ जाएं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ कल उन्होंने क्योंकि बिजी डे था, मुलाकातें भी हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी नज़र डालते हैं रन डाउन पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो रही है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ा तो मईशत मुतासर होगी। ऑपोजिशन पर भी तनकीद, बोले ऑपोजिशन के जलसे जाने खतरे में डाल रही हैं, जलूसों से NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अमवात, तादाद 7,843 हो गई। 24 घंटों में 3,306 नए केस रिपोर्ट। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक मुहल्ले वकूफ़ की वजह से हमसायों का मरकज़ बनेगा। ज़राई तरक्की और गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी इक़्तिसादी फोरम पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की, मुलाकात में गिले शिकवे दूर हो गए। मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर सार्फिन की जानिब से की जाने वाली तमाम कॉल्स मुफ्त। चेयरमैन PTA की नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। टाइपिंग स्पीड में मशीन से भी तेज। सादर रहमान की उर्दू में टाइपिंग स्पीड 110, जबकि इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 180 अल्फाज पर मिनट हैं। आज बनेंगे 24/9 के मेहमान। लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मैराडोना को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो चल बसे। मैराडोना को 2 हफ्ते कबल अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर के हवाले से। कल उन्होंने एक रोज़ा दौरा किया, जिसमें उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वो हेल्थ के हवाले से हो, वो रिवर रावी प्रोजेक्ट के हवाले से हो, वो कोरोना के हवाले से किए गए स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के इकदाम के हवाले से हो। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि कोरोना की वजह से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो बहुत मजबूरी में हैं, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि मईशत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है। और जब सवाल किए गए इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से, फिर जो बैरूनी इस वक्त प्रेशर है उस पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। फ़लस्तीन को हल मिलने तक जो सहूनी रियासत है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। कायद-ए-आज़म ने भी ऐसा कहा। उन्होंने कहा आज भी हमारी वही स्टांस है, जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि जब तक फ़लस्तीन को इजराइल कबूल नहीं करता तब तक हम भी इजराइल को कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जलूसों की जो बात की उन्होंने ऑपोजिशन के हवाले से कि जलसे और जलूस जो हैं वो ख़त्म होने में नहीं आ रहे और लोगों की जानों के साथ वो खेल रही हैं। इन जलूसों से मैं NRO नहीं दूंगा। आई थिंक दिस हैज़ बिकम हिज फेवरेट लाइन कि मैं NRO नहीं दूंगा। एंड मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट ऐसी आनी चाहिए कि अब तक उन्होंने कितने खिताबात में कितनी मरतबा ये
से कहा है कि वो एनआरओ नहीं देंगे, बट बार बार कहने का मतलब यही होता है कि ही इज फिक्स्ड ऑन दिस पॉइंट कि वो एनआरओ नहीं देंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो कल ये जब मीडिया से गुफ्तगू हुई उस दौरान सवालात भी हुए और काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिल्कुल, और वहीं पर सवालात, अहम सवालात किए गए। लॉकडाउन के हवाले से सवाल किया गया, इसराइल के हवाले से सवाल किया गया, फिर लाहौर में जो इस वक्त रावी अर्बन प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर सवाल किया गया कि उसकी क्या अहमियत है और ये क्यों बनाया जा रहा है। तो ये अहम पॉइंट्स हैं जिन पर उन्होंने कल गुफ्तगू की थी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम प्ले नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ऑपोजिशन जो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है, इस पर बार बार वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ फोकस किया बल्कि इसका बार बार तज़किरा भी हुआ, और फिर कैबिनेट के कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की, और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। एंड एवरीबडी वाज फॉलोइंग SOPs और मास्क पहने हुए थे या सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठे हुए थे। ये खुशाइन बात थी क्योंकि इससे कबल हुकूमती वज़रा, इवन वज़ीर आज़म के ऊपर भी ये तनकीद हुई कि वो अगर पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं तो ही इज़ नॉट वेयरिंग मास्क। तो उन्होंने कल या तो सेफ डिस्टेंस पर वो मौजूद रहे लोगों के साथ, और अगर वो किसी ग्रुप में चल रहे थे तो ही वाज वेयरिंग अ मास्क। इट्स अ ग्रेट मैसेज जो जिसे कहते हैं ना टॉप हायरार्की से आवाम तक आता है। एग्जैक्टली कि आपने मास्क पहनना है, कोरोना को इजी नहीं लेना, इट्स वेरी मच सीरियस, और इसका जिक्र बार बार मुख्तलिफ इजलास में हो रहा है। पाकिस्तान सही रास्ते पे, जो इस वक्त इकॉनमी है, अगर आप छोड़ें पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आप इंटरनेशनल एजेंसीज देख लें तो उन सब के अंदर हमारी एक पॉजिटिव रास्ते पे। आज हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जिसके ऊपर रेटिंग होती है मुल्क की, ये 17 साल के बाद एक क्वार्टर, यानी पूरे क्वार्टर के अंदर जो हमारा पहली 17 साल के बाद नफ़े में गया, यानी सरप्लस में गया। जो सबसे खुशाइन चीज़ है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, जो कि पिछले 5 साल जो नून लीग के 5 साल थे, उसमें क्योंकि डॉलर उन्होंने ऊपर पड़ा रखा हुआ था, उससे हमारे हस्पतालों में प्रेशर के अलावा हमारे माशी हालात भी बिगड़ सकते हैं। हमने ये फ़ैसला किया था कि इस वक्त जब तक ये हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, यानी नीचे नहीं जाती कर्व, तब तक हम कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे। और ये इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई फ़ायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से, कोई किसी को NRO नहीं मिलने लगा, जितने मर्जी आप जल से जुलूस कर लें। एक पानी का मसला, हमें पहले यही नहीं पता था कि शुगर मिल एसोसिएशन ही बताती थी कि कीमत क्या चीनी की, और वही फिर कहते थे कि जी इतनी चीनी हो गई है, और कई तो अब उन्होंने जो चीनी हमें बताई वो ज़्यादा बता दी, बाद में पता चला कि कम है, और जब कम होती है कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ये पूरा एक हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है कि किस तरह एक मिल के महंगाई की जाती है। शुगर माफिया, वो तो अब कंपटीशन कमीशन ने बता दिया कि ये मिल के मोनोपलीज बनाते हैं और फिर ये मिल के कीमतें बढ़ा देती हैं। कल से उनका एक जुमला कि हमें पहली दफ़ा पता लगा कि मिलकर महंगाई किस तरह की जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कस भी किया जा रहा है। बट आई थिंक इफ वी लुक इन द कॉन्टेक्स्ट, तो व्हाट ही मीन वाज कि उनको गलत इंफॉर्मेशंस दी गई, गलत तरीके से जिसका वो जिक्र करते हैं माफियाज हैं, जो माफियाज एग्जिस्ट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के बेस जो पॉलिसीज बनाई गई वो आवाम की फेवर में नहीं गई, महंगाई रही। लेकिन खुदारा रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इस तमाम चीज़ का कंक्लूजन ये है कि अभी आकर रियलाइज कर लें कि क्या गलत और क्या सही है, ताकि आवाम को महंगाई से रिलीफ एटलीस्ट मिल सके, ताकि नेक्स्ट ईयर जब ये शुगर और वीट की प्राइसेस दोबारा से एलोकेट हों या दोबारा से इसके ऊपर बने कैलकुलेशन हो, तो फिर ये दोबारा से बात सामने नहीं आनी चाहिए। अभी तो बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, वो शुगर के हवाले से हो, वो वीट प्राइसेस के हवाले से हो, वो आटे के थैले की अवेलेबिलिटी से लेकर 15 किलो का थैला अलॉट कर देना या अलाउ कर देना अपनी मनमानी कीमत पर, ये बहुत बड़ा माफिया है जो आवाम को लूट रहा है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरह से बिल्कुल उसको काउंटर करना गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। फिर इसके अलावा चूंकि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के हवाले से बात करें, तो एक बड़ा अहम इशू था जिस पर बहस भी हो रही थी, सवालात भी, स्पेकुलेशंस भी थी कि ये मुलाकात होगी या नहीं। वो चौधरी बरादरान के घर पर मुलाकात थी चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत मालूम करने के लिए। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसे लगा कि अचानक गए, क्योंकि बहुत से मीडिया हाउसेस में ये बात हमने देखी, कल के खबरों में आ रहा था कि वो शायद एयरपोर्ट रवाना हो गए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो ज़हूरुल्लाह रोड पर जहाँ पर घर है उनका लाहौर में, वहाँ पर अचानक गए और फिर मुलाकात हुई और आधा घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात रही। 1-on-1 मुलाकात भी हुई जिसमें बाकी लोग मौजूद नहीं थे, और चौधरी शुजात हुसैन से और परवेज़ इलाही से उन्होंने मुलाकात की। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब।
बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। कल दौरा लाहौर अगर हम वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो चौधरी बरादरान से मुलाकात ही थी, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत मालूम करने वो वहाँ गए। वज़ीर आला पंजाब भी उनके साथ थे। कैसा देखते हैं आप इस मुलाकात को? बहुत शुक्रिया आपका सिमल। देखिए, गुजारिश ये है कि चूँकि काफ लीग जो है एक बहुत अहम उनकी इत्तेहादी है, हुकूमत चाहे पंजाब की हो या मरकज में उनकी हुकूमत हो, उसके वो उनका एक कलीदी किरदार है उसमें। उसके बगैर वो इमरान खान साहब हुकूमत ही नहीं बना सकते थे, ना सेंटर में ना पंजाब में। तो एक अहम इत्तेहादी की हैसियत से मेरे ख्याल से उन्होंने उनके ऊपर ये फर्ज था, चूंकि चौधरी शुजात की तबीयत खराब थी, उन्हें जाना चाहिए था उनकी सेहत का मालूम करने के लिए। लेकिन पिछले दिनों से हम सुन रहे थे कि कुछ थोड़ी सी कशीदगी जो है वो दोनों धड़ों में है, हुकूमत और काफ लीग के बीच में। और मोहन सलाई ने, परवेज इलाही साहब ने, खुद चौधरी शुजात साहब ने से पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे ऐसे लगता था कि शायद कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये वजह बनी शायद उनके जाने की, बहाना यही था कि उनकी सेहत उनका मालूम करने गए हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, उनकी 1-on-1 चौधरी साहब से सेपरेट मुलाकात भी हुई है और एक मुलाकात में सारे घर के जितने भी बड़े अफराद हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो मौजूद थे। तो ये मीटिंग इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अपोजिशन का प्रेशर बढ़ रहा है। मसाइल जो है वो हुकूमत हल नहीं कर पाई है पंजाब में, खास तौर से ये गवर्नेंस के बहुत गंभीर इशूज हैं, इसलिए वो मेरे ख्याल से जरूरी समझा उन्होंने। बुखारी साहब, आपने कहा कि जाना इस वक्त ज़रूरी था क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो गए चौधरी शुजात का उनकी तबीयत मालूम करने, और इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर भी था। जब लास्ट टाइम उन्होंने इस्लामाबाद में एक लंच होस्ट किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो काफ लीग ने इसलिए शिरकत नहीं की, उन्होंने कहा कि हमारा वोट तक सिर्फ इत्तेहाद है, हमने खाने नहीं खाने। दैट मीन्स आपने कहा कि कोई मसला है। ऐसा क्या मसला है? क्या इंतज़ामी मामलात हैं या कोई और इशू है? देखिए, 2-3 तरह के इशूज जो जिन पर मीडिया में भी बात हो रही है और सियासी हलकों में भी गुफ्तगू होती है, वो एक तो जो परफॉर्मेंस है इमरान खान के वसीम अकरम प्लस की, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि कोई काम नहीं हो रहा किसी का पंजाब में। आप देखिए, कीमतों को छोड़ दीजिए, तो पूरा कौमी सानहा है कि पूरे मुल्क में कीमतें बढ़ी हैं। बेरोजगारी पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है। ये वो इश्यूज हैं जिससे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल एंटिटी जो है वो मुतासर होती है और दबाव बढ़ता है उनके ऊपर। दूसरी तरफ देखिए, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है किसी तरफ भी। आप निगाह उठा के देख लीजिए, ये जो सराय बनाई जा रही हैं, ये जो गुरबा को खाने खिलाए जा रहे हैं, इसका गवर्नेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज नॉट गवर्नेंस। गवर्नेंस वैसी है कि ऐसे मंसूबे कायम किए जाएं, बनाए जाएं जिनसे अवाम के मसाइल हल हो, उन्हें रोजगार मिले, और जिस गवर्नेंस का ऐलान और दावा करके आए थे उसका कोई झलक मिले। अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यही वजह है कि खान साहब को बार बार पंजाब आना पड़ता है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि काबीना के इजलास में लोग नहीं आते थे, इसलिए कि आपको पता है अंदर धड़े भी हैं पीटीआई के अंदर खास तौर से। तो इसलिए इमरान खान साहब का ये दौरा जो है, लेकिन बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गवर्नेंस गुड और बैड का सारा मतलब ऑब्वियसली बैड गवर्नेंस का सारा इल्ज़ाम माफियाज पर डाल देती है, गुड गवर्नेंस कहीं नज़र आती है तो उसका क्रेडिट ले लेती है। कल भी खान साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने माफियाज का जिक्र किया, वो शुगर माफिया से लेकर वीट माफिया तक कि हमें गलत इन्फॉर्म किया गया, गलत फीड दिया गया, पहली दफ़ा पता लगा कि मिलकर महंगाई कैसे होती है। तो वो तो सारा मलबा उन माफियाज पर डाल रहे हैं, पहली बार के तजुर्बे पर डाल रहे हैं। कहीं ये नहीं लगता कि पंजाब में कैबिनेट के अंदर या गवर्नमेंट तक इनकॉम्पिटेंट लोग हैं? देखिए, इमरान खान साहब पहली दफा सच बोल रहे हैं, आप लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ठीक कहते हैं कि माफियाज हैं, लेकिन सारे माफियाज हैं हुकूमती के अंदर। जो जितने भी स्कैंडल्स आए हैं इन 2 साल के बीच में, चाहे वो चीनी का है, चाहे शुगर का है, चाहे बिजली का है, चाहे किसी भी तरफ उठा के देख लीजिए, तो हर तरफ जो है वो स्कैंडल ही स्कैंडल है। तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ खड़ा है। पहले खान साहब फरमाते थे कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है। अब पता नहीं किसको कहना चाहिए, ये दोनों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। तो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा गंभीर इशू है गवर्नेंस का और आम आदमी के मसाइल हल करने का। आम आदमी जो
की जो हालत थी जब पीटीआई आई थी उससे 4 गुना बदतर उसकी हालत है। लेकिन बुखारी साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे तो कल बड़ी तारीफें भी हो रही थी। खान साहब खुद भी कह रहे थे कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है, इवन कपड़ा कम पड़ रहा है, माल कम पड़ रहा है ऑर्डर्स तैयार करने के लिए, नौकरियां वहां पर, लोगों को रोजगार मिल रहा है वहां पर। आप कुछ और बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक बात कर दी जाए, क्योंकि उनके कॉल वैसे तो पूरे स्विट्जरलैंड से लेके और दुनिया के हर ममालिक से लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आ रहे हैं। ये तो आप बात ठीक कह रही हैं, अगर उनकी बात माननी है आपने, अगर आपने मर्जी के सवाल करा के ये तासुर देना है कि जो आपका ग्रोथ रेट है वो पहुंच गया है माइनस में और आप कह रहे हैं तरक्की हो गई है, 5.8 मिला था उनको और अब वो नेगेटिव में है 0.4 समथिंग। ये अगर इक्तिसादी तरक्की का दावा करने के लिए ये सूरत हाल अगर ठीक है तो इस पे आप खुश हो सकते हैं। लेकिन बुखारी साहब, इसके अलावा हम ऑब्वियसली इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस बात को माना है। पाकिस्तान स्ट्रेटजी डायलॉग में ये कहा गया कि बड़ी अच्छी पॉलिसी रही है, कोरोना में पूरी दुनिया ने बहुत डैमेज बर्दाश्त किया इकोनॉमिकली, पाकिस्तान ने अच्छी पॉलिसी के तहत उतना डैमेज जो है नहीं देखा। इस पर क्या कहेंगे, कुछ बाकी थी पॉलिसी बेहतर? पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना के वबा के हवाले से फिगर्स थे वो यकीनन एनविएबल थे, लेकिन उसके अंदर कुदरत का कितना कमाल था और खान साहब की पॉलिसियों का कितना कमाल था उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस मौजूद हैं। मुझे भी रिजर्वेशंस हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के 210 ममालिक में से जो ये कहे कि कोरोना एक हल्का सा फ्लू होता है, आता है और चला जाता है और किसी किस्म का लॉकडाउन करने पर आमादा नहीं थे, पूरे कोई 7-8 महीने तक वो डिनायल मोड में रहे, वो अगर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कमाल कर दिया है तो फिर अब क्यों नहीं हो रहा वो कमाल जो पहले हुआ था? जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, अगर ये थोड़े से जलसे जुलूस पर पाबंदी लग जाए या फिर वो ऑलरेडी पाबंदी है उसको फॉलो कर लिया जाए तो मामला कंट्रोल में रहेंगे। उधर वो पाबंदी सिर्फ चाह रहे हैं अपोजिशन के लिए, क्योंकि उनके जलसों का दबाव मौजूद है, कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। ये हुकूमत परेशान है, इस बुखलाहट का शिकार हमने इस हुकूमत को उस वक्त देखा जब ये जलसे हो रहे थे, चाहे वो कराची का था, चाहे वो कोयटा का था, चाहे गुजरांवाले का जलसा था, और अब मजीद होने वाले जलसों से भी वो वजह तौर पर परेशान है। और अभी मुल्तान का जलसा भी बुखारी साहब सर पर है, 30 नवंबर को मुल्तान का जलसा भी होना है और हुकूमत मुसलसल कह रही है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। कल अहम गिरफ्तारी भी हुई मुल्तान के जलसे के हवाले से। तो एक तरफ तो कोरोना इकदामात, दूसरी तरफ ये अहम गिरफ्तारी ऐसे मौका पर होना जब मुल्तान में ही जलसा होना है, क्या कहेंगे इसको आप? आप देखिए, पेशावर के अंदर इसी किस्म के ऐलानात नहीं किए थे हुकूमत ने कि नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। मानसेरा के अंदर आपको याद नहीं है क्या हुआ था? जी, जलसे तो हुए हैं, 2 हुकूमत की तमाम तर स्ट्रॉन्गली मुखालफत के बावजूद गिरफ्तारियां गुजरांवाला में नहीं हुई थी, गिरफ्तारियां लाहौर में नहीं हो रही, यहाँ का जलसा भी ठीक ना हो सके, तो ये करती रहती है हुकूमत इस किस्म के हथकंडे, लेकिन अपोजिशन अभी तक तो डिटरमिन्ड नजर आती है। लेकिन बुखारी साहब, ये अहम गिरफ्तारी थी, साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे को गिरफ्तार किया, 50 से ज्यादा FIR कट गई। ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत अब रोकने के बजाय मजीद अब गिरफ्तारियों की तरफ भी आ गई है अपोजिशन के मेंबर्स को? देखिए जी, गुजारिश ये है, इस हवाले से तो बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को अपनी बुखलाहट का मुजाहरा करने की बजाय उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपोजिशन को एंगेज करे, जो मुतालबात उनके हैं उसके ऊपर बात करे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसी डिनायल मोड में रहेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसी कुट्टी पर रहेंगे अपोजिशन के साथ, तो मसाइल उनके लिए आने वाले और साथ साथ बुखारी साहब उन्होंने कल ये कह दिया है, जलसे जुलूसों से हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं होना। उन्होंने कहा NRO तो नहीं देना, वो तो चले पुरानी बात है, हर दफ़ा कहते हैं, लेकिन जलसे जुलूसों का स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कल कहा है। कहने से अगर आप आंखें बंद कर दें और कहें कि बिल्ली नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेशर है हुकूमत के ऊपर और इस प्रेशर से निकलने के लिए उन्हें इक़दामात करने पड़ेंगे। ना ये सिर्फ हुकूमत की रिट कायम करने की कोशिश से मामला हल होगा और ना ही इस तरह के छोटे हथकंडे जो हैं, जिस तरह उन्होंने कासिमाबाद का ताला तोड़ने के हवाले से पर्चा दे दिया, ये हमें माजी में भी पता है, जब भैंस चोरी के मुकदमात अपोजिशन के ऊपर कायम हो जाते थे, इनसे मामला हल होने वाले नहीं। बिल्कुल सही बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि डिनाइल मोड से निकलना होगा, हुकूमत को एक्सेप्टेंस की तरफ आना होगा और ऑपोजिशन से डायलॉग्स करने ही मामलात बेहतर होंगे, अदरवाइज ये सिचुएशन क्लियर नहीं होगी और हुकूमत पर मुसलसल प्रेशर बरकरार रहेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। आज गुज़श्ता 24 घंटों का जो डेटा जारी हुआ है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से, उसमें 40 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7,843 हो गई, जबकि केसेस जो है वो 3,306 पर पहुँच गए हैं। और इसके अलावा मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद जो है वो 3,86,198 तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में कोरोना के 3,34,392 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि जो रिकवरी रेट है वो भी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा है। 43,963 इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए कोरोना केसेस की तो वहाँ पर 28,555, KP में 45,000, सिंध में 1,67,381 मरीज़ हैं, जबकि पंजाब में 1,16,506, बलूचिस्तान में 16,942 हैं। सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त सिंध में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मुसलसल केसेस की रेशो जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज अगर हम जिक्र करें तो 7.18 रेशो आई है जितने टोटल टेस्ट किए गए उसमें से जो पॉजिटिव आए हैं। अब अगर जिक्र कर लें हम कोरोना SOPs का और कोरोना के हवाले से किए गए हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात का, तो जहां पर बाज़ारों की टाइमिंग्स लिमिटेड कर दी गई सिंध में, पंजाब में अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं आया, लेकिन स्कूल्स ओवरऑल पाकिस्तान में तालीमी इदारे चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, सब के सब बंद कर दिए गए ताकि बच्चे घर पर रहें। एक महीने का ये टाइम 23 दिसंबर तक कहा है कि तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उसके बाद विंटर वेकेशंस को भी साथ ही ऐड ऑन कर दिया गया है। वहीं पर एक बड़ा अहम और क्रिटिकल डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया वो शादी हॉल्स के हवाले से था कि 20 नवंबर के बाद से ओपन एरिया में शादियां होंगी, गैदरिंग्स लिमिटेड कर दी जाएगी और सिंध में तो टाइमिंग्स भी फिक्स कर दी गई हैं कि 9 बजे के बाद शादी कंटिन्यू नहीं होगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो पाबंदी है गैस की वो भी बताई गई है। अब ओपन एयर का ये इशू है कि ओपन एयर हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। कराची में बहुत बड़ा मसला है कि ओपन एयर इलाके नहीं है जहां पर आप शादियां कर सकें, क्योंकि मैरिज हॉल्स बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, फिर गलियों में आप शादियां करेंगे तो प्रॉब्लम्स और भी आती हैं। तो इंडोर शादियों पर जो पाबंदी है 9 बजे तक की तकरीब रखनी है, उसको ख़त्म करना है। 200 से ज़्यादा मेहमान नहीं हो सकते हैं। चलिए ये तो अब एक्सेप्टेबल है कि 200 से ज़्यादा मेहमान ना हो, लेकिन 9 बजे प्लस ओपन एयर में शादी करना ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर कुछ सेक्शंस ये भी हैं कि बुफे सिस्टम नहीं हो सकेगा, खाना पैकेट्स में फराहम करना होगा, जो वहाँ पर बर्तन हैं, जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की जो इंटरेक्शन है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, क्योंकि पूरे खाने के टेबल के इर्द गिर्द लोग। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स करा ली, जिन लोगों के हॉल्स फिक्स थे और 20 नवंबर से 31 जनवरी तक उनकी शादी की डेट्स थी, उनको किस तरह से जो मैरिज हॉल्स हैं वो अकोमोडेट कर रही हैं, एडवांस दिया होता है लोगों ने, कैसे उनको बैलेंस कर रहे हैं। स्पेशली सिंध और कराची में ये मसला कैटर किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन राना रईस साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना रईस साहब। अस्सलाम। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट शादी हॉल्स एसोसिएशन पंजाब मियां इलियास साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मियां इलियास साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। राना रईस साहब, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि जो हुकूमत ने ये डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है, नहीं लिया? आपके तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन फ़वक्तन आते रहे सामने कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन अब डिसीजन हो गया, 200 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, ओपन एयर में करना पड़ेगा, इंडोर शादियाँ तो बिल्कुल बंद हैं। अब कहिएगा कि आप लोग कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी बुकिंग्स कराई हुई थी हॉल्स में? देखें, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से बताता हूँ। NCOC की तरफ से अहकामात आए थे चारों सूबों को कि आप लोग एलोकेशंस दें विद हेल्थ डिपार्टमेंट की मशावरत से कि किन जगहों के ऊपर शादी ब्याह की तकरीबात खुली जगह पे हो सकती हैं। अब कराची के अंदर हम स्टेक होल्डर थे, हमने अपनी रिकमेंडेशन NCOC को, फेडरल गवर्नमेंट को, होम सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर कराची साहब को भेजी और उसके अंदर हमने वाज़े तौर पे बताया कराची में मल्टीपल इशूज़ हैं, कराची में ग्राउंड्स अवेलेबल है नहीं, गलियां बहुत तंग हैं और कराची का स्ट्रक्चर वैसा रहा नहीं है जब पहले तकरीबात घरों में हो जाया करती थी या घरों के बाहर हो जाया करती थी। तो ये वो सारी गुजारिशात थी, हमने उनके सामने रखी, उन्होंने हमें बुलाया बिठाया, कमिश्नर कराची साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आप अपने शादी हालों को, इसलिए कराची के अंदर शादी हालों के अलावा कोई स्पेस है नहीं बड़ा जहाँ पे डिस्टेंस जो बोला जा रहा है इसको अचीव कराया जा सके। तो उन्होंने ओपन टू स्काई का वर्ड यूज़ करके कि आप इसको ओपन करें और वेंटिलेशन ऑन करें और अपने तमाम वो शादी हाल जो वेंटिलेशन कर सकते हैं उनको आप खोलें और जो RCC स्ट्रक्चर पे बंद हैं जहाँ पे इंडोर फैसिलिटी थी उनको हम बंद करते हैं। तो हमने इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया, सराहा कि हमारे 6 माह बाद शादी हाल खुले थे
और जब हमने बुकिंग की थी, अभी हमने सिर्फ बुकिंग की थी, तकरीबात की नहीं थी, और इन्हीं दिनों की थी जिन दिनों की ये बंद करने की बात करते हैं। तो अब ये बात हमारी सिंध गवर्नमेंट से हुई तो हमने इसको सराहा कि एक हमारी लेबर को, जो कि एक ह्यूज क्वांटिटी में उनको एक ब्रीथिंग स्पेस मिलता है, वो भले इसी सूरत में मिले कि हम उसको आउटडोर में कन्वर्ट कर दें। तो हमने कुछ और अपनी शराइत रखी जिसके अंदर वेदर कास्ट के बारे में बताया कि बारिशों का सीजन है, तो उन्होंने वो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है ऊपर जो टॉप लगा होता है जी। वो अमूमन या तो फैब्रिक का होता है या स्टील स्ट्रक्चर होता है, तो हमने उसको मिनिमम 25% टू 40% रिमूव करने की बात की टॉप लेवल से, ताकि वो वेंटिलेशन वाला सिस्टम हो सके। हमने अपनी एयर कंडीशनिंग को शट ऑफ किया और तमाम वो बेसिक SOPs जीरो टॉलरेंस के ऊपर हमने बात की। लेकिन हमारे साथ थोड़े से इश्यूज यहाँ पे जो है वो आ रहा है, जो हमने गवर्नमेंट से बात की। अब होता क्या है, अगर हम अपनी SOPs को स्ट्रिक्ट करते हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो गए और जो पार्टी होस्ट हो गया, वो हमारे पास से अपनी तकरीबात कैंसिल करा के वो अपने घरों की छतों पे, अपनी गलियों में करने की कोशिश करते हैं, जो कि SOPs के लिए एलियाने कराची और लेकिन राना रईस साहब, ये तो हमें मालूम हो गया कि क्या प्रॉब्लम्स थे, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, रिजर्वेशंस क्या थी। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट जो फैसला होना है उसमें भी चंद दिन बाकी होंगे, जब भी तो आपको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिनकी बुकिंग्स थी, जो शादियां होनी थी, उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो बताएं। देखिए, जब पहले अहकामात आए थे NCOC की तरफ से, तो उस वक्त 300 के थे। उसको कट करके जो फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें इन्होंने 200 गेस्ट का है। और जो टाइमिंग की बात है NCOC की तरफ से 10 बजे की है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से आई, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो 9 बजे की है। देखिए, हम अपने जितने भी क्लाइंट्स जिनकी तकरीबात हमारे पास बुक है, वो ऑलरेडी उनका कहना यह है कि हम इन्विटेशन कार्ड जो है वो अपने गेस्ट, अपने प्यारों को बांट चुके हैं। अब वो परेशानी के अंदर तो है, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन कोविड की बिगड़ती जा रही है, तो हमारा उनसे कहना यही होता है कि देखें, अभी आजमाइश की घड़ी है, आप भी अपने गेस्ट को कम करें, ताकि हम जो सिटिंग अरेंजमेंट लगाएंगे वो होम सेक्रेटरी साहब के जो अहकामात आए, जो नोटिफिकेशन आया, हम इससे ऊपर नहीं लगा सकते, हम उसके पाबंद हैं। ठीक है राना रईस साहब, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे। मियां इलियास साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब पंजाब में और लाहौर में सिचुएशन क्या है? 200 गेस्ट और आउटडोर शादियां होंगी, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग्स कराई है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जरूर बताइएगा, लेकिन पहले उस हवाले से अपडेट कर दें कि क्या लोग कैंसिल करा रहे हैं अपनी बुकिंग्स, और अगर कैंसिल करा रहे हैं तो क्या हॉल्स वाले उनको अकोमोडेट कर रहे हैं कि उनका एडवांस वापस करें या किसी तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकें? जी, वो मैं आपका सवाल से पहले जवाब देने के बजाय सबसे पहले तो मैं सीरिया में पाकिस्तान को बार-बार देना चाहता हूँ कि उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपना बेहतरीन कोरोना के अंदर अपनी मईशत को बरकरार रखा। उसके साथ हम पंजाब को भी मुबारकबाद देते हैं। आपको बात आ गई कि आपकी ये मामला जो है, जो हमारा है, वो हमारे जो हुकूक है ना, उसको हम 300 के ऊपर कर रहे हैं, और उनको हमारे जो है ना शादी हाल जो कि बिल्डिंग के अंदर है, तो हम वेंटिलेशन देने की तैयारियां कर रहे हैं, ताकि उनकी जो दीवारें हैं निकाल दें। लेकिन अभी तो अलाउड नहीं है ना, ये तो आपके अपने तौर पर किए गए इकदाम हैं। गवर्नमेंट ने तो अभी अलाउ नहीं किया। गवर्नमेंट ने तो कहा कनोपी भी लगी होगी तो शादी नहीं हो सकती है, मार्की में भी शादी नहीं हो सकती है, टोटली ओपन एयर होना चाहिए। ये तो आपकी सजेशन है ना, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अभी राइट नाउ अंटिल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, आप लोग किस तरह अकोमोडेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? कनोपी की जो बात है वो हमारी ये हुई है कि कनोपी की जो साइटें हैं वो उतार के वेंटिलेशन मुकम्मल दे दें। ये तो ज्यादा हो चुके, इसी तरह फंक्शन हो रहे हैं। अब रहा कि जो कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर है, उनको भी हमारी तजवीज़ है कि उसकी हम दीवारें निकाल देंगे, मुकम्मल वेंटिलेशन दे दें। ऐसा ही होगा जैसे आउटडोर में, आउटडोर से भी बेहतर इंतजाम होंगे। वो हमारी कोशिश है। हम उस सिलसिले में हमारी आज भी शायद हुकूमत पंजाब से मीटिंग होगी। सही, बेसिकली अभी आप इस सर्द मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्द है, बाहर ओपन के अंदर फंक्शन करना बड़ा नामुमकिन है, और ना इतनी जगह है और ना इतना केटरिंग का सामान मुहैया है कि लोगों को मुहैया आ सके। ठीक है, मैं बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, मैं जवाब नहीं ले सकी अभी तक। मियां साहब, कोई अगर अपनी बुकिंग कैंसिल कराना चाहता है और वो लिमिटेड गेस्ट के साथ शादी नहीं करना चाहता, और 6-6 महीने की पहले बुकिंग हुई होती है, एडवांस दिया होता है, तो क्या हॉल्स वाले पाबंद होंगे वो एडवांस वापस करने पर आपकी एसोसिएशन की तरफ से? हमने पहले भी किए थे, अब भी कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहता ना करे, ठीक है। जो हमें कानून के दायरे के अंदर है कि हमने कारोबार करना है, कोई हमें अपना दबाव डालेगा जी हमारा गैर कानूनी करे, वो हम नहीं करते।
ठीक है, तो आप रिफंड कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। राना रईस साहब, आप बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है कराची में, क्योंकि जो लाहौर में तो इस वक्त कहा जा रहा है, पंजाब में जिस तरह आपने सुना भी कि उन्होंने कहा है कि कैनोपी होगी और जो कनाते हैं उनमें वक्फा हो जाए तो फिर ये चीज़ अलाउ है। आपने किस तरह से अरेंजमेंट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शादी हॉल्स कंक्रीट के बने हुए हैं कराची में? देखें, कराची में जो क्वांटिटी है शादी हॉलों की, जो लॉन और बैंक्वेट्स और हॉल की शक्ल में, वो तकरीबन 800 के करीब है। उन 800 के करीब शादी हॉलों में तकरीबन 10% के करीब ऐसे हैं जो आरसीसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, जिनके अहकामात हैं कि वो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। अदरवाइज जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर और फैब्रिक के बने हुए बहुत सारे, तो आपको पता है कराची में लॉन और गार्डन बने हुए, वो तो ओपन एयर है ऑलरेडी। और जो बैंक्वेट हॉल है उसके हमने एयर कंडीशन बंद करके उसमें वेंटिलेशन का निज़ाम किया है, और हमने जो है उसकी जो साइट्स होती हैं जहाँ से, देखिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है ना बिल्डिंग की, तो उसके अंदर आर्किटेक्ट जो है वेंटिलेशन के लिए विंडो डालता है, विंडो बनाता है, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो हमने वही सारी चीजें की हैं जहाँ से रोशनी आए, जहाँ से हवा आए, हमने वही वेंटिलेशन का निजाम किया, एयर कंडीशन को शट ऑफ किया। वेदर को भी हमने देखते हुए अपनी वो साइट्स जहाँ से बारिश का पानी, इसलिए इतने ठंडे वेदर के अंदर अगर हम ऊपर से पूरा कंप्लीट खोल देते हैं तो बच्चे और बुजुर्ग और जो खवातीन हैं बीमार होने का। 20 नवंबर से लेकर अब तक जब से ये डिसीजन हुआ है, आपके पास कितने क्लाइंट्स आए हैं, या मैरिज हॉल वालों के पास कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, या तो वो चाह रहे हैं कि उनकी शादी हॉल में कैंसिल कर दी जाए या डेट आगे बढ़ा दी जाए? मैं जानना ये चाह रही हूँ कि लोगों का इस वक्त कंसर्न क्या है। लिमिटेड एसओपीज के साथ शादी वो कर ही रहे हैं, या आगे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, या कैंसिल कर रहे हैं? अभी तक रुझान क्या है? इस वबा के बारे में देखिए, अब तक इस वबा के बारे में ये जो शादी हाल पहले हमारे मार्च में बंद हुए थे, उसके बाद भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने प्रोग्राम को प्रोलॉन्ग कर लिया था। प्रोग्राम्स उन्होंने होल्ड कर लिए थे, प्रोग्राम्स किए नहीं थे। अब ये नवंबर के बाद से जो सिचुएशन है, इसके अंदर भी 10 से 15% ऐसे लोग होंगे जो अपनी डेट्स को या तो आउटडोर पे शिफ्ट कर रहे हैं, अपने घर के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर जो है प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लोगों को पता है कि अभी वैक्सीन जो है फाइनलाइज नहीं हुई है और इस वबा का नहीं पता कि ये एक मार है। और आप भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकोमोडेट कैसे करेंगे? कोई कैंसिल कर देता है, उनको ये बताइए कि रिफंड आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है यहाँ पर आपने? हाँ, देखिए हमने तो पॉलिसी बनाई, 6 माह जो बंद किए हैं, हमने तमाम यूटिलिटीज अपने पास से दी, अपनी लेबर को दिया है, हमने रेंटल दिया है, सब कुछ दिया। हमारे पास कैश फ्लो नहीं था, हमने इसकी पॉलिसी बनाई थी। जो 6 माह पहले बंद हुए थे उसकी पॉलिसी में भी वाजे था, जब ये फंक्शनल होंगे उसके 3 माह के बाद हम देना शुरू करेंगे और विद इन 6 मंथ्स हम सबको दे देंगे। हमने तमाम पेमेंट्स पिछले वालों को दे दी हैं। लेकिन अभी जो ये बंद होने की बात हो रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बंद नहीं हुए। लेकिन जो लोग अपनी कैंसिल करा रहे हैं, हम बगैर डिडक्शन को उनको रिटर्न कर रहे हैं। हमारी पहले भी ये पॉलिसी थी और अभी भी ये पॉलिसी है कि हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। देखें, ये जो वबा आई है, इसमें हमें अपने अहलियाने पाकिस्तान, अपने अहलियाने कराची वालों का साथ देना चाहिए। हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, ना कि हम ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और हमसे परेशान हो जाएं। अभी हम सबको इस वबा से मिलकर लड़ना है, हमें गवर्नमेंट का भी साथ देना है। मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब, हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात की तायीद करूंगा कि वो कहते हैं कि किसी भी कारोबार को बंद नहीं करना, और उन्होंने हमारी बात को सुना। जो हम डेली वेजर की बात करते हैं, हमारा वो वाहिद कारोबार है, आप यकीन माने, जिसके साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर डेली वेजर जो है वो अलाइड हो जाते हैं। तकरीबन 7 से 8 लोग जो है वो आके लाइट हो जाते हैं। एक लोकल इकोनॉमी जो है वो उससे बूस्ट होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत से सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो है वो जुड़े हुए हैं, और शादी हॉल का मतलब सिर्फ वो एक बैंक्वेट हॉल ही नहीं है, बल्कि उससे केटरिंग से लेकर वेंडर से लेकर मजदूरों से लेकर हर चीज़ उससे एसोसिएट हो जाती है। सो आज जैसे मियां इलियास ने भी कहा कि पंजाब में भी उनकी मुलाकात होनी है, और जैसे राना रईस साहब कह रहे थे कि उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध से मुलाकात करनी है, अपनी सजेशंस देनी है। आई रियली होप कि दोनों स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लाकर गवर्नमेंट कुछ ऐसा म्यूचुअल डिसीजन ले जिससे ना आप लोगों का ज्यादा नुकसान हो और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इंटैक्ट रहे। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज जो हमने देखी कि एसोसिएशन जो है वो लोगों को पैसे रिफंड कर रही है अगर कोई कैंसिलेशन प्रॉपर फुल कैंसिलेशन पे जा रहा है। ऑल दिस कन्वर्सेशन ये लगा कि मैरिज हॉल्स अपने ये डिसीजन अपने ऊपर रखेंगे, कोई पाबंद नहीं है। मतलब एसोसिएशन किसी मैरिज हॉल को पाबंद नहीं करेगी, अगर वो नहीं वापस कर
रहे। तो ये नहीं है कि कोई लॉ है या कोई रूल है, जैसे मियां इलियास साहब ने कहा कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहता फिर वो नहीं करता। उन्होंने इस तरह से जवाब दे दिया। राना रईस साहब ने सिंध में ये कहा कि हम थोड़ा टाइम लेते हैं बट हम कर देते हैं। तो एथिकली शायद कोई अगर बिजनेस कर रहा हो तो वो वापस कर देता है, अदरवाइज आई थिंक अभी बहुत से लोग मैंने ये देखा है कि इन्हीं के साथ एडजस्टमेंट करके कहीं और जा रहे हैं, मतलब अगर हॉल नहीं है तो एसोसिएशन या मैरिज हॉल्स वाले कहीं और आपको एडजस्ट करके कहीं और पर जगह लेकर वहां पर आपका इवेंट करें ताकि पैसे भी वापस ना करने पड़े और इसके साथ इवेंट भी हो जाए। बिल्कुल सही। बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से। कोरोना में जहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स आई हैं, कोरोना में बहुत से मसाइल भी आए हैं, शादियों के मसाइल भी आए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे चाहे हो रहा है। वो कहते हैं ना कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपने बहुत सिंपलर की तरफ चले गए और ये ट्रेंड सेट किया हमारे सेलिब्रिटीज़ ने। जो हमने देखा कि 2020 में जो शादियां हुई हैं वो बड़ी सिंपल, कॉम्पैक्ट, क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ हुई हैं। और ऐसे ही आज कल एक शादी हो रही है जिसमें मायों और मेहंदी के पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। और जी शादी हो रही है अभिया हाशमी की, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, और बहुत कम वक्त में इन्होंने बहुत सा फेम भी कमा लिया और अभी प्राइम टाइम ड्रामा भी कर रही हैं करार, जिसकी वजह से उनको बड़ा फेम भी मिला। और अभी उनकी ये जो क्यूट सिंपलर पिक्चर्स हैं उनकी मेहंदी और मायों की, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई जी। तो गुज़िश्ता रोज़ से ही जैसी मेहंदी और मायों की पिक्चर्स आई हैं सोशल मीडिया पर और फिर वीडियोज़ भी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो सब लोग उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, क्योंकि रिवील भी नहीं हुआ था, पहले मालूम भी नहीं था लोगों को। तो जैसे उनको एक सरप्राइज़ मिला तो लोग काफ़ी खुश हुए, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। और ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा है कि अचानक से किसी एक्टर या सिंगर का कुछ सोशल मीडिया पे एक आती है पोस्ट, शादी हो रही है, तो लोगों को सरप्राइज मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार, जो मैं जैसे कही थी कि बड़ी सिंपलर और कॉम्पैक्ट शादियां हो रही हैं, आप देखें इन पिक्चर्स के बैकग्राउंड में भी एक घर है। सो बेसिकली कि सिर्फ फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, घर के लोगों को ही बुलाया और बड़े एलिगेंट तरीके से वो अपनी खुशी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड एज वेल कि लोग उसको फॉलो, हाँ, खराबर्जी भी ना हो और आपकी जो जिंदगी है वो भी चलती रहे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ज़िंदगी आगे गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एसओपीज़ को आप फॉलो करें। और साथ साथ आपने जो भी इवेंट्स हैं, आपने पढ़ना है, अपने पढ़ाई करनी है, अपने कारोबार करना है, अपनी शादी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, वो करनी है, तो वो रुके ना, उसमें कोई स्टॉप ना आए, लेकिन आगे बढ़ते रहे, लेकिन एसओपीज़ के साथ साथ। तो ये बड़ा यू ऑलवेज वंडर कि जो स्क्रीन पर लोग नज़र आते हैं जिन्होंने हर तरह से कैरेक्टर किया होता है, मेकअप पहना होता है, ज़्यादा कम, लाइट, ये वो, अपनी शादी पे वो कैसे लगेंगे। तो मुझे 2020 में जितनी शादियां हो रही हैं सब एक्ट्रेसेस बहुत प्यारी लग रही हैं, बिकॉज दे आर कीपिंग इट वेरी सिंपल। अबिहा वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन हर मायो ड्रेस, एंड देन मेहंदी की जब पिक्चर्स आई तो उसमें भी वो बड़ी एलिगेंट लग रही हैं कि सिंपलर और बड़े एलिगेंट तरीके से वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं। हाँ, मेहंदी उन्होंने खूब लगाई है, ये मायों की तस्वीर है। मेरे ख्याल है वजह ये है कि वैसे तो आप जब शोबीज़ में होती हैं तो आप मेकअप या जो भी आपकी ड्रेसिंग होती है वो बड़ी फुल ऑफ कलर्स होती है। तो शादी वाले दिनों में शायद ये थोड़ा सा लो कर लेते हैं ताकि ज़रा सिंपलर भी रहे और अच्छा भी लगे। मेहंदी उनको बहुत सूट कर रही है। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू द कपल। आई रियली होप कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, अपने फैंस का प्यार समेटते रहें। कल जो है वो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर दुआएं दे रहे थे, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जहाँ सोशल मीडिया की बहुत सी नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। आप ढेर सारी दुआएं समेट लेते हैं, फैंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। खुशियों में शरीक होते हैं, आप ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने देखा कि लोग ऐसे कोई भी खुशियों में लोग शरीक होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। इसी के साथ आपको एक अहम खबर भी देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि सेल्फ आइसोलेशन में थे, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तो ये अब सिचुएशन है, चूँकि 3 दिन से पहले ही ये खबर आ रही है कि वो आइसोलेशन में थे, क्योंकि उनके मशीर हैं, बड़े क्लोज थे, अलाई थे उनके साथ हर वक्त। तो उनको जब पॉजिटिव आया तो बिलावल भुट्टो ने खुद को क्वारंटीन किया, आइसोलेट किया और फिर टेस्ट करवाया, और अब ये खबर है कि उनका टेस्ट मुस्बत आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। अब मजीद भी जो भी प्रोटोकॉल्स है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। आइसोलेशन में वो पहले से ही थे, लेकिन अब उनका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आ गया है और कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है, और उनको ये आइडिया भी था जिसकी वजह से टेस्ट कराते साथ ही वो फौरन सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। और मामूली अलामात हैं, बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और चंद ही रोज में उनकी बहन की मंगनी भी है कल 27 को, और वो अब उसमें जाहिर है शिरकत नहीं कर सकेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि अलामात मामूली हैं और मैं खुद को क्वारंटीन
रखूंगा। जी, तो हम दुआ भी करते हैं कि अलामात मामूली रहें और बिलावल भुट्टो जल्द रिकवरी भी हो जाएं और कोरोना जो पॉजिटिव आया वो जल्द उनका नेगेटिव भी आए इंशाल्लाह ताला। बख्तावर की मंगनी है, उनकी एंगेजमेंट की इवेंट था, तो उसमें भी ऑब्वियसली अभी शिरकत नहीं कर सकते। जमील सोमरू के हवाले से हमने बताया आपको कि जमील सोमरू जो उनके मुशीर हैं उनको पॉजिटिव आया और ये बताया जा रहा है कि पेशावर का जलसा जब हुआ है उसके बाद से उनकी तबीयत जमील सोमरू की भी ख़राब हुई और बिलावल भुट्टो चूँकि उनके करीब थे तो उनको भी फिर कुछ तबीयत नासाज हुई थी, तो अब आइसोलेट किया गया है, पॉजिटिव टेस्ट आया। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। आमीन आमीन। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं, इसीलिए 1100 अरब रुपए का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कराची डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाना है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कराची का जो कचरा है उसको कहाँ पर ठिकाने लगाना है, क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा है, ठिकाने लगाने के लिए ना ही वो लॉजिस्टिक्स है, ना ही वो सहूलियात है, ना ही वो रिसोर्सेज हैं और आवाम भी उतनी जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि लॉजिस्टिक्स का मसला है या आवाम का मसला है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने ऐसे देखा कि बाकायदा कचरा कुंडियाँ पड़ी हुई हैं, बाकायदा डस्टबिन्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो हमारे शान के खिलाफ हो जाएगा। उसके इर्द गिर्द हमने कूड़ा फैलाना है, ये सूरत हाल आप देखें। फिर कूड़ा फेंकना भी है, आग भी लगानी है, उसको माहौल को भी खराब करना है, इर्द गिर्द को भी साफ नहीं रखना। अब जब कंपैरिजन करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, बाहर मत जाएं, पाकिस्तान में ही कंपैरिजन कर लें, तो कराची के लोग भी ये मानने पर मजबूर होते हैं कि लाहौर कराची के कंपैरिजन में साफ है। लेकिन क्या कराची की मैनेजमेंट, उसमें तमाम इंतजामिया, तमाम मशीनरी और लोग इस चीज़ में अपना रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ओवर द नाइट तो ये कूड़ा हो नहीं गया। इट टुक ईयर्स कराची को गंदा करने में। अब साफ करने में कौन कितना रोल प्ले करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अब इसमें ये फैसला किया गया है कराची के शहर को साफ रखने के लिए कि शहरियों के लिए होशियार होना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर कोई कचरा घर से बाहर फेंकेगा या फिर जो जगह रखी गई है कराची में कचरा फेंकने के लिए, वहाँ पर अगर कचरा नहीं फेंकेंगे तो दफ़ा 144 नाफिज होगी और फिर जुर्माने भी होंगे और मुकर्रदा कचरा कुंडियाँ और GTS यानी कि जो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन होते हैं उसके अलावा अगर कहीं पर किसी ने कचरा फेंका तो उस पर सजा होने जा रही है। बिल्कुल, कचरा फेंकने पर दफ़ा 144 का इतलाक 2 माह के लिए होगा और फिर दफ़ा 144 के तहत कराची में किसी भी शहरा या गली में कचरा फेंकना जुर्म होगा। अब इस पर हम बात करेंगे और आपको फ़िलहाल कराची की सड़कें हम दिखा ही रहे हैं और ये मेन रोड्स हैं, ये कोई अंदर किसी कॉलोनी में किसी गली मोहल्ले की सड़क नहीं है, ये मेन रोड है जहाँ पर लोगों ने अपना कचरा दिल खोल कर फेंका हुआ है, फिर इंतज़ामिया ने उसको उठाया भी नहीं है। अब चूँकि रूल्स चेंज हो रहे हैं और ख़ुद कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स जो है कराची के, वो एक्टिव हो रहे हैं कि हम साफ सुथराई तो करेंगे लेकिन लोग अगर फेंकेंगे तो उनको जुर्माना भी करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन प्लान तो बड़ा अच्छा है कि कराची के शहरियों को भी थोड़ा सा आप जिम्मेदार बनाएं। तो दानियल सैयद से हम जानेंगे क्योंकि इस वक्त वो देख रहे हैं सारी सिचुएशन, लाइव कराची में मौजूद हैं। दानियल बताइएगा पहले तो सिचुएशन इस वक्त क्या है? आप भी कहीं एक डस्टबिन के पास खड़े हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि डस्टबिन से बाहर बहुत ज़्यादा कचरा नज़र आ रहा है। सिचुएशन इस वक्त ओवरऑल कराची में है क्या? जी अबू सर सीमल, मैं इस वक्त कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ। कचरा कुंडी है और कचरा कुंडी के लिए जो बॉक्स रखे गए थे, डब्बे रखे गए थे कि शहरी उसके अंदर कचरा डालें, तो शहरी उसके अंदर कचरा डालने में कोताही बरत रहे हैं और साथ ही साथ शहरियों का कसूर जहाँ पे वहाँ पे मुताल्लिका इदारों का भी कसूर है कि उन्होंने जो बॉक्सेस हैं वो इंतहाई अबतर सूरत हाल के ये बॉक्सेस यहाँ पे कचरे के रखे गए हैं। बेशतर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, एक ये बॉक्स यहाँ पे उल्टा हुआ पड़ा है, एक दूसरा बॉक्स वो भी इसी सूरत हाल का है और जो बॉक्सेस यहाँ पे रखे गए हैं वो इंतहाई कैपेसिटी जो है उनकी वो बहुत कम है। सड़कों के ऊपर लोग जो हैं वो कचरा डाल रहे हैं और कचरा डालने पर मजबूर है। दानियाल, ये बॉक्सेस गिरे पड़े हैं, इट्स अनदर क्वेश्चन। हालत खराब है या नहीं वो एक अलग सवाल है, तो जरा इसको हिलाकर देखें कि ये वाकई टूटा हुआ है या गिर गया है। मतलब हर चीज पे तो हम इंतजामिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना। आप देखें जो खड़े बॉक्सेस हैं उनमें भी अगर कैमरा अंदर दिखाएं तो वो मुझे लगता है खाली पड़े हुए हैं, कूड़ा सारा बाहर है। सिमल, जो इसके व्हील हैं वो टूटे हुए हैं और ये बॉक्स जो है चार जानिब से
कई बेशतर मकामात से टूटा हुआ है। व्हील टूटने की वजह से ये गिर गया। ये बॉक्स उल्टा होकर गिर गया है, लेकिन जो मुताल्लिक़ इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इसको बदल कर तब्दील करके दूसरा बॉक्स यहाँ पे रखना ताकि इलाके में गंदगी का खात्मा किया जा सके, वो इदारे चलिए कोई नहीं दानियाल, एक तो बॉक्स गिरा हुआ है, अपने टायर उसके व्हील खराब थे वो गिर गया, लेकिन बाकी भी तो 2 मौजूद हैं, उनमें क्या कचरा किसी ने डाला है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो अब कानून बनने जा रहा है लोग कचरा सही जगह पर नहीं रखते हैं, और ये 2 बॉक्स हैं, इनमें कचरा किसी ने रखा है या वो भी सड़क पर इसी तरह फेंक के चले गए? अब उधर बॉक्स के अंदर कचरा ना होने के बराबर है, क्योंकि शहरी रोड के ऊपर डालने में उजलत समझते हैं, जल्दी में बाहर ही फेंक के कचरा यहाँ से चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि यहाँ पे खुद उन्होंने रहना है, खुद अपने इलाके की सफाई को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना है। शहरी भी गफलत का मुजाहरा करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके में ताफुन उठ रहा है। साथ ही में इस कचरा कुंडी के साथ जो है एक मदरसा भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है, जहाँ पे बच्चे गुज़िश्ता दिनों तो आते रहे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई सूरत हाल। लेकिन बीमारियाँ फैलने का खदशा है, कोरोना जैसी वबा में दीगर बीमारियों फैलने का भी खदशा जाहिर किया गया है। कमिश्नर कराची ने जो 2 माह के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया है कि अगर कोई बाहर कचरा फेंकेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अगर ये जो कचरा बाहर पड़ा है इसको नहीं कोई उठाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल सही कह रही हैं दानियाल, आपके साथ एक बच्चा भी खड़ा है यहाँ पर, हमने उससे पहले भी देखा था, ये कूड़े में से कुछ निकाल रहा था, फलोल रहा था, जिसे हम आम जबान में कहते हैं। इससे ज़रा बात करें कि ये मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, देखता है, क्या अब कूड़े की सफाई हो रही है या नहीं हो रही? ये बच्चा कौन है, ज़रा चेक करें इसको भी, कूड़ा पिकअप करने वाला है। बच्चे से बात करने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। ये बताओ, तुम यहाँ कचरा चुनने के लिए आए हो? कचरा चुनते हो, कचरा उठाते हो, अपनी मर्जी का निकालते हो, उसके बाद कचरा बाहर ही फेंक देते हो या अंदर डालते हो? अंदर डालता है। अच्छा, ये कचरा जिसका ये कहना कचरा है कि चुनने कचरा, आया है, क्योंकि ठीक है। ये कचरा फरोख्त होता है तो अपनी मर्जी का जो चीजें इन्हें दरकार होती है वो वहाँ से निकाल उठा के, लेते हैं। ठीक है दानियाल, दानियाल इससे ज़रा पूछें एक और चीज़ कि जब ये देखता है, क्योंकि ये रूटीन में हमसे ज़्यादा इन जगहों के करीब रहता है, इसे पूछें कि क्या इसने देखा है कि डस्टबिन भरी होती हैं या इसने भी ये देखा है कि डस्टबिन के बाहर ही सारा कूड़ा पड़ा होता है? क्योंकि हमें यहाँ से पता लग जाएगा लोग यूजुअली क्या करते हैं। अब उधर एक और कचरा चुनने वाले हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि ये जो बॉक्स के अंदर लोग कचरा डालते हैं, कभी आपने इसको पूरा भरा हुआ देखा है यहाँ पे? नहीं, कभी भी भरा हुआ नहीं देखा। मैं खुद यहाँ पे नया आया हूँ, क्योंकि मेरा नाम अहमद ख़ान है और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं ये कबाड़ चुम रहा हूँ। इमरान खान ने तो ये बताइए, आप ये बताइए, जो कचरा जो पड़ा है लोग ये भारी फेंकते हैं, इसके अंदर डालते हैं या नहीं डालते हैं? कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, कोई अंदर डालते, कोई जब मोटरसाइकिल पे जाते तो उनकी मजबूरी होती है तो बाहर फेंक देते। हाँ, मजबूरी कोई नहीं होती है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है दानियाल। की वजह से हम लोग ये कर सकते हैं, जो बाहर का कचरा खुद का पड़ा होता है हम खुद अंदर छांटी करके फिर अंदर ही डाल देते हैं। सही। अच्छा दानियाल, लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं और एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन साफ सुथरा शहर सबको चाहिए। कराची वाले इस हवाले से क्या कहते हैं? ये जो नया रूल आया है दफ़ा 144 के हवाले से और गिरफ्तारी के हवाले से, क्या अब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? उनसे हमने बात की गुज़श्ता रोज़ और उनसे जाना कि वो क्या चाहते हैं। बॉक्स हमने कुछ कराए, लोगों के रिकॉर्ड कराए, बिल्कुल वो भी आपको दिखाएंगे। या क्या बजाय उस घर का कोई जो है ना वो कूड़ा है या क्या, बजाय उसको गटर या नाली के तरफ करके उसको जो है ना प्रॉपर किसी जगह में जो उनकी साइड पे मोहल्ले पे बनी हुई है या कोई ऐसा कोना है वहाँ जाके फेंकना चाहिए। शहरियों को कचरा बिल्कुल, बड़े बंदे को, घर के बड़े फर्द को कचरा थैली में या किसी भी चीज़ में लेके जाके वो डब्बे में डालना चाहिए जो रखे हुए हुकूमत ने। जगह जगह फेंकने के बजाय गंदगी हम खुद ही फैलाते हैं। जितनी सफाई साफ़ सुथरा शहर रखे, वो बोलते सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अगर सफाई रखेंगे शहर भी साफ़, घर भी साफ़ और बीमारियों से भी हम लोग ही बचेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है अगर गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी तो। शहरियों को यही कहना चाहिए कि ये कचरा है जो रोडों पे फेंकते हैं, एक डस्टबिन रखा जाए तो उसमें लोग कचरा वगैरह फेंके। तो जैसे ये जगह जगह पे कचरा होता है, जगह जगह पे ना फेंका जाए, क्योंकि इसी की वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल सही उन्होंने फैसला किया और ये बिल्कुल सही रखा है। उन्होंने जुर्माना ऐसा ही करना चाहिए, इस तरीके से ये कि इंसान आवाम की खुद एहसास होगा। और वो जब एक चीज़ है उन्होंने रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि डस्टबिनें बहुत दूर रखी हुई हैं, उन्होंने बिल्कुल आपके हर गली हर शहर वो मतलब बिल्कुल इस तरह गली कोने कोनों पर रखी हुई हैं। तो आप जाएँ खुद अपने आप हाथ से डालने पर यह है कि
कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जगह जगह फेंक देता है, जिसको जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, वो जाके ऐसी रोड पे किसी भी कोने पे रख देते हैं। वो क्या बात है जी, जबरदस्त, बड़े बाशाऊर हैं लोग दानियाल, और आप कराची शहर के लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा इकदाम है। लोगों को मालूम है कि ये रूल बड़ा अच्छा है, लोगों को ये भी मालूम है कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए, लेकिन फिर वो कौन लोग होते हैं दानियाल? इतने लोगों से मैंने पूछा है, वो तो सारे कहते हैं वाकई डस्टबिन में कूड़ा डालना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये कौन है फिर जो डस्टबिन से बाहर कूड़ा फेंक जाते हैं? शहरी ही है ना? देखिए अबू सर, आपकी बात, शहरियों की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब मालूम है कि कचरा कि कहाँ फेंकना है, लेकिन बदकिस्मती ये है अबू सर कि जिस तरीके से मैंने दिखाया, जो बॉक्सेस हैं वो इंतहाई सड़क के बिल्कुल इस कदर दूर होते हैं कि उनसे पहले कचरा पड़ा हुआ होता है और शहरी भी मजबूरी की हालत में उसी मकाम पे बाहर फेंकते हैं। जो मुताल्लिक़ इदारे उनको ये ज़रूरत है कि वो इस कचरा कुंडी की सफाई करें ताकि लोग उन बॉक्सेस में आके डालें। दूर से इसलिए फेंकते हैं कि बॉक्स अंदर रखा होता है, बाहर उसके नीचे कचरा पड़ा होता है, कौन कचरे के अंदर दाखिल हो शहरी और उस बॉक्स के अंदर जाके कचरा डाले। तो इदारों की भी जिम्मेदारी है, जहाँ शहरियों का ये जिम्मेदारी है कि वो इन बॉक्सेस के अंदर कचरा डालें, लेकिन वही इदारों की भी जिम्मेदारी है। दफा 144 जिम्मेदारी तो इंतजामिया की है कि पहले एक दफ़ा तमाम साफ सुथराई करा दे, बॉक्सेस और जितने भी कंटेनर्स हैं कूड़े के वो वहाँ ठीक तरीके से रख दें, फिर कोई बाहर फेंके तो उन पर जुर्माने होने चाहिए। लेकिन दानियाल, ये जो आपने कहा ना कि सड़क के किनारे पड़े होते हैं, तो ये सड़क के बहुत दूर किनारे ही होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रोड तो नहीं रख सकते ना कचरा कुंडियों को, और शहरियों को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर सुस्ती इस तरह से दिखाते हैं, जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि मोटरसाइकिल में एक हाथ में हमने बिन बैग पकड़ा हुआ है, गुजरते गुजरते वो फेंका और आगे निकल गए। ये एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, जुर्माने होंगे, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है प्रैक्टिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी? सिमर, बिल्कुल इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल दरामद करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, शहरियों में भी खौफ की फ़िज़ा जो है वो कायम हुई है। लेकिन साथ ही साथ जहां शहरियों को कचरा फेंकने को मना किया है, वहीं इदारों से कौन पूछेगा कि जो ये गंदगी की हालत है, यहाँ से कचरा कई दिनों से नहीं उठाया गया, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरा अदा करनी चाहिए ताकि इस शहर को साफ बिल्कुल बिल्कुल दानियाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी है, तो ये जो कराची को साफ करने की मुहिम थी उसमें कुछ बदलाव देखा आपने? डेवलपमेंट ओवरऑल कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है जुर्माने करने वाला, लेकिन जो सफाई का जो बैकलॉग था उसको कुछ देखा है कि बेहतरी आई है? कुछ नहीं अबू सर, बेहतरी कोई नहीं आई है, सिर्फ FIR दर्ज हुई हैं और ये सोशल अकाउंट के ऊपर अपलोड की गई मुताल्लिक़ इदारों के हुकाम की जानिब से कि इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई, इतने मुकदमात हो गए, शहरी जो हैं इसकी पाबंदी करें। लेकिन शहर की जो सड़कों, गलियों और जो पोश इलाकों के अलावा जो दीगर इलाके हैं उनमें सूरत हाल ऐसी ही है कि कचरा बरकरार है, सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों पर लोगों की गलतियां अपनी जगह, कोताहियां अपनी जगह। बिल्कुल सही बात आपकी बिल्कुल ठीक है दानियाल के शहरियों को तो पकड़ लेंगे, शहरियों के ऊपर तो दफ़ा 144 भी नाफिज हो जाएगी, लेकिन इदारों से कौन पूछेगा कि अगर कूड़ा पड़ा हुआ है तो साफ़ सुथराई इदारों ने करानी है। तमाम इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ से क्लियरेंस कराए और उसके बाद ये डिमांड करे कि शहरी जो हैं वो जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं, बिन कंटेनर्स पड़े हुए हैं, उसी के अंदर फेंकें। बहरहाल इस पर हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या अपडेट होती हैं। क्या पता हम जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और इदारों को एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने काम करना है, तो उस पर वाकई उनको एहसास हो जाए और वो भी एक्टिव हो जाए, इसमें अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसमें है कि हमारे यहाँ पर कराची में बैकलॉग बहुत ज़्यादा है और जो ऑलरेडी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी चाहिए, कैपेसिटी भी बढ़ाएं, साथ लोगों को भी आप फॉलो करवाएं कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसको फॉलो भी करें और जहाँ पर जुर्माने या सज़ा की ज़रूरत है वो सज़ा भी दें। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, इसको टोटली फॉलो करेंगे तो ही सिस्टम बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ देंगे जो आपकी ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि PTA ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130, जब भी हम हाईवे पर जाते हैं, मोटरवे पर जाते हैं, आपको डिफरेंट पोल्स पे ये हेल्पलाइन नंबर नजर आ रहा होता है। अब सारिफीन की जानिब से की जाने वाली तमाम कॉल्स इस पर मुफ्त करती हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA ने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे
पुलिस NH एंड MP हेल्पलाइन 130 पर की जाने वाली तमाम कॉल्स को मुफ्त कर दिया है और सार्फिन से चार्जेस अब वसूल नहीं किए जाएंगे। IG मोटरवेज कलीम इमाम ने चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा से PTA हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की, जिसमें M3 और हज़ारा एक्सप्रेस वे समेत मुख्तलिफ मोटरवेज और शाहराहों पर टेलीकॉम कवरेज से मुतालिक अमूर तबादला ख्याल किया गया। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब दूर दराज जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ गया, सड़कों का जाल बड़ा ज़बरदस्त और शानदार बिछ गया, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। और अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा तो लोग हेल्पलाइन कॉल नहीं कर सकेंगे, कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इमरजेंसी में गाड़ी ख़राब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, पुलिस को बुलाना है या मोटरवे पुलिस को बुलाना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस पर काम किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो। वैसे मैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसी सर्विसेज जो हैं पहले दिन से फ्री होनी चाहिए। 130 सर्विस, क्योंकि आपने एक रोड पर है, किसी को इमरजेंसी, किसी के पास मोबाइल में या फिर आपके पास वॉलेट में पैसे नहीं, वो फंस गया है, तो फिर उसको कैसे करेगा? अगर टोल फ्री ही होना चाहिए था पहले दिन से, लेकिन कोई बात नहीं, आज किया काफ़ी 20 सालों बाद, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये पहले दिन से अगर होता तो वही अच्छा। और आइंदा से भी अगर कहीं जहाँ पर आप पब्लिक सेफ्टी के लिए चीज़ें होती हैं वहाँ पर उनको फ्री ही करना चाहिए ताकि लोगों को उसकी सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। न्यूज़ बाखबर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन आपको बताएंगे कि 10 साला बच्चा एक ऐसा टाइपराइटर है, मैं उसे बच्चा नहीं कहूँगी, कि उसके हाथ इतनी तेज़ी से चलते हैं, मशीन के हाथ हैं, कि वो 1 मिनट में ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स जो है वो टाइप कर ले। बिल्कुल। सादुर रहमान साहब हैं जी हमारे साथ आज, जो कि क्लास 5 के स्टूडेंट हैं और चिश्तिया के रहने वाले हैं। 180 था 200 अल्फाज पर मिनट लिखते हैं वो इंग्लिश में, और उर्दू में 110 था 120 हैं। जो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 163 का वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपटीशन में अगर बात करें। वो वैसे जो रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 2005 में कीबोर्ड पर 212 अल्फाज का रिकॉर्ड करवाया गया था इंडिविजुअली। तो ये कॉम्पिटिशन है, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है। पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है अगर साथ वहाँ पर ये कंपटीशन में जाकर भी 200 वर्ड्स। लेकिन मैं तो अभी तक वहीं पे परेशान हूँ कि 10 साला बच्चा जो है वो इतनी तेज़ी से स्पीड ली उसको टाइप कर लेता है। तो उनसे जानते हैं ये शौक़ उनको कब से पैदा हुआ, प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं, इंस्पिरेशन उनकी कौन थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है टैलेंटेड बच्चे? जी ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तो ये कैसे शौक पैदा हुआ कि आपने कीबोर्ड को जो है वो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर करना है? कितने अरसे से कर रहे हो? जी, जब कोरोना वायरस आया था तब मैं अपने बाबा के साथ ऑफिस जाने लग पड़ा था। वहाँ मैंने 3 माह में अपनी इंग्लिश स्पीड इंप्रूव की है, 1 माह में उर्दू। ज़बरदस्त। मतलब आपने 3 माह में और 1 माह में इतनी स्पीड इंप्रूव कर ली कि बाबा को भी क्रॉस कर लिया, दुनिया में बहुत से लोगों को क्रॉस कर लिया। क्या मतलब नेचुरल टैलेंट था या फिर आपको कोई थी ऐसे माइंड में रखा हुआ था कि मैंने इसको तेज़ करना है? जी, मैंने माइंड में रखा हुआ था कि इंशाल्लाह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, मतलब बैठते साथ ही बाबा के ऑफिस में जाके आपको आया कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही अब अचीव करना है? जी। अच्छा, मैं इनके वालिद साहब जो हैं वो प्राइवेट कंप्यूटर कंपोजिंग दफ्तर में कंपोजिंग का काम करते हैं, तो जाहिर है आपने उनको कंपोजिंग करते हुए देखा होगा। और मैं अक्सर हैरान होती हूँ, जितने भी कंपोजर्स होते हैं उनकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है। तो अभी आप जब हम उनसे बात कर रहे थे आपके वालिद साहब से, मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे थे कि ये मेरे से भी डबल लिखता है। जी। तो ये किसी से सीखा, कोई ट्रिक्स वगैरह देखी या खुद ही बस? बाबा से लिए थे मैंने टिप्स वगैरह, तो फिर वहाँ से ही मैं आगे करने लग पड़ा था खुद ही। तो फिर उंगलियां थक नहीं जाती? छोटे छोटे हाथ हैं आपके, इतना ज़्यादा तेज़ लिखना। एक दिन में 3 और करता हूँ मैं। 3 आवर्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं उसकी, और फिर उसको आगे अब ये जो आप कह रहे हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। कंपटीशन में फिर आपको पता है कि दुनिया से लोग पार्टिसिपेट। जी। डर लग रहा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी डर लगता है लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। अच्छा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा। मेरी स्टडी और टाइप नहीं मुझे आगे क्लास में पढ़ते हैं? मैं ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ। ग्रेड 5 में। अच्छा साहब, ये बताएं, जब आप लिखते हैं, जिस आपने कहा मैं 200 वर्ड कर लेता हूँ 1 मिनट में, कोई वेरिएशन तो होती है? मतलब मिनिमम भी मैक्सिमम भी, फिर हर रोज़ एक जैसा वर्ड लिखना पॉसिबल नहीं है। फिर टेक्स्ट जो होता है, जो आपके सामने चीज़ है, वो भी वेरिएबल है, तो उसमें कितना डिफरेंस आता है?
जी जब मैं टाइप करता हूँ तो मेरे बाबा मुझे मैक्सिमम की चीज़ दे देते हैं, कोई भी बुक्स वगैरह, तो मैं उसको देख के कर देता हूँ। मतलब आप किसी भी उसको देख के आप टाइप कर लेते हैं और आपकी टाइपिंग मतलब मिनिमम कितना है आपका, अगर आप लिखें तो मतलब 200 तो आपका टॉप हो गया ना, मिनिमम कितना है? मिनिमम भी 200 है। अच्छा, मतलब वैसे मतलब 5-10 वर्ड कम कभी हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा, कभी कभी मतलब वो वेरी करता रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। जब नए लफ्ज आ जाएं तो थोड़ा ध्यान अगर उस तरफ चला जाए तो वो स्पीड उससे मुतासर हो जाती है। अच्छा, करते क्या हो, अक्सर कंपोजर्स को मैंने देखा है कि उन्होंने जो भी लिखना है उसके ऊपर उनकी नज़रें होती हैं, वो स्क्रीन को भी नहीं देख रहे होते और कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं। आप भी ऐसे करते हो? जी मैं भी स्क्रीन पे देखता हूँ, कीबोर्ड पे नहीं देखता। कीबोर्ड पे नहीं देखते, स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और जो बुक होती है उससे देख के जिससे लिखना होता है। तो गलतियाँ होती हैं? मिस्टेक्स नहीं होती। मिस्टेक के बगैर कर लेते हैं यार, ये तो बड़ी जबरदस्त मैजिक है आपके हाथों में। बचपन में मुझे याद है बुज़र, हमारे बचपन में क्या होता था कि वो टाइपिंग के लिए ना नीचे मॉनिटर के ऊपर ही कीबोर्ड भी आ जाता था, वो टाइपराइटर टाइप, तो आप नीचे अपनी जी मेरे दादा अबू भी उस पे करते थे, मैं उस पे करता हूँ, लेकिन मेरी उस पे इतनी स्पीड नहीं है, 30 या 35। अच्छा, उस पे थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उसमें आपको कीबोर्ड भी नजर आ रहा होता है, जो आप बटन प्रेस करते हो वो भी वहाँ प्रेस होता है। उसके बैक स्पेस भी नहीं है और क्या नाम, कीबोर्ड थोड़ा होता है सॉफ्ट, वो हार्ड है। अच्छा, बेसिकली आप अपनी एक सेट होती है स्पीड। स्क्रीन पर इसके हाथ चलते हुए देखिए, इट्स नॉट अ फास्ट फॉरवर्ड वीडियो। ये एक्चुअली मैं चाहूँगी कि वो वीडियो हम ज़रा दिखा दें कि ये किस तरह से बच्चा मुसलसल पेपर पे देख रहे हैं और वो टाइप करी जा रहे हैं और कंप्यूटर की तरह जितना टाइप हो रहा है वो करते जा रहे हैं। साथ बड़े ज़बरदस्त टैलेंट आपके पास, हम ये दुआ करेंगे कि आप इंशाल्लाह कंपटीशन में जाएं तो इससे भी ज़्यादा आप वर्ड्स लिखें और वर्ड रिकॉर्ड करें। आपको खबर बताऊं कि इन्हें इस बच्चे के वालिद साहब ने जो भी इनका टैलेंट देखा, उन्होंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए अप्लाई किया और इस बच्चे की साथ की ये वीडियो जो है वो उस प्लेटफॉर्म के लिए विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड सेलेक्ट हो गई है और उन्होंने आपको जो है वो चूज़ कर लिया है, आपकी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। कंग्रेचुलेशन साद, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने आपको ये कहा है कि पहले वो थोड़ा प्रोसीजर सारा कंप्लीट कर लें और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो आपको वहाँ बुलवाएंगे भी उसमें पार्टिसिपेट के लिए। एक्साइटेड हो? यस। अमेरिका जाने के लिए? बड़ी अच्छी बात है। क्यूटनेस है जी साथ के मुंह पे। मुझे एक आइडिया आया बुज़र, क्यों ना हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो और साथ से लाइव कैमरा के ऊपर टाइप कराएं और यू नेवर नो, हो सकता है वो 200 वर्ड से ज्यादा लिखते हैं और आज ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। हाँ, एक और नया रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड जो है वो साथ तोड़ लें। आज आप अपना रिकॉर्ड भी तोड़ने की कोशिश करें। ये मेरे पास साथ का पेज है, इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़े हमारे पास। आई वुड सेलेक्ट आप इंग्लिश करेंगे? हाँ, थोड़ा उस पे कर लेते हैं। ये वो पेपर है जिसको वो टाइप करेंगे। मैं मतलब देखे मैं इतनी इंप्रेस हो गई हूँ साथ से, तो मैं लेकर जा रही हूँ साथ को एक कंप्यूटर के ऊपर जहाँ हमारे पास कीबोर्ड भी है और साथ को स्पीड चेक करें मेरे से ज्यादा स्पीडी वॉक है साथ की। तो जी हम यहाँ पर अब आ गए हैं जहाँ पर एक सिस्टम है और मॉनिटर के ऊपर कीबोर्ड से देख लें आप। आर यू फेमिलियर विद कीबोर्ड? ये मैं यहाँ रख दूँ जी। अभी ठहर जाओ, मुझे टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट करने दें ताकि मैं उसमें ये रिफ्रेश वगैरह कर लें सारा, ताकि कोई और पेज बीच में डिस्टर्ब ना करे। वो सारा कुछ ठीक हो गया जी, आप टेंशन ना लें। और मैं स्टार्ट करूँ? 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा, तो साथ साहब जो हैं वो मुसलसल टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल एरर भी आ जाते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चल रहा है और हमारे पास काउंटडाउन भी चल रहा है यहाँ पर। ये मैंने अपने मोबाइल पर प्रॉपर काउंटडाउन चलाया हुआ है और हम देखते हैं कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स टाइप करता है। अच्छा, सिस्टम का भी डिफरेंस हो जाता है, घर पे अपने सिस्टम पर लिखना, लेकिन जो मेरे पीछे मुसलसल आवाज़ आ रही है ना, ये कंप्यूटर ये हाथ 35 सेकंड्स हो चुके हैं और कंप्यूटराइज्ड जिस स्पीड से साथ की उंगलियां चल रही हैं मैं खुद परेशान हो गई हूँ। वेरी नाइस। मुझे तो लग रहा है कि 200 क्रॉस है आज। वेरी नाइस। ये मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से ना वो साथ साथ म्यूजिक भी आ रहा है कि वो हाथों की स्पीड है उसकी मूवमेंट्स का म्यूजिक रही है, स्टॉप हो जाता है। अच्छा जी, ये स्टॉप हो रहा है हमारे, आई थिंक सिस्टम ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो उसकी वजह से। सो 5 सेकेंड्स रह गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। 221 वर्ड्स टाइप किए हैं। वेरी नाइस साथ।
ये जो मैं आपको हक करने लगी थी, मेरे ख्याल में साहब ने वर्ल्ड ये बच्चा रिकॉर्ड बना दिया है। 221 वर्ड्स इसने टाइप किए हैं, ऑल्दो बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, और जो कैमरे का प्रेशर है वो इन्होंने बड़ा पॉजिटिव तरीके से लिया है। प्रेशर तो लिया ही नहीं है, साथ वेरी नाइस यार, जबरदस्त। आप तशरीफ रखें, अपनी सीट पर बैठें और हम बैठकर बात करते हैं। नहीं जी, कितने वर्ड बनाए जी? जो है 221 यार, जबरदस्त, वेरी नाइस। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा वो करते कि आप गलतियां थोड़ी ठीक कर लेते तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता था, बट 200 प्लस हुए, ये बड़ा जबरदस्त। तो नहीं हुई, 5 या 10 हुई है। अच्छा, और क्या नाम 200 आपने यानी भी क्रॉस कर लिया, 200 क्रॉस भी कर लिया। और वो प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती थी, नहीं मैंने ये भी क्रॉस कर जाना था। मिस्टेक 5 हुई है, 5 मिस्टेक हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स दरमियान में एक विंडो भी खुल गई थी, वो मैंने देखा है, वो साइड पे एक बार खुल गई, एक बार भी खुल गई थी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, और मेरे ख्याल में कि आप जिस तरह यहाँ पर बैठे हैं, आपने प्रेशर में आकर, क्योंकि लाइव सब कुछ चल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपको, अगर आपने यहाँ पर बैठ के 220 करनी है तो जब हम इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जाएंगे तो आप वहाँ पर तमाम रिकॉर्ड पिछले तोड़ देंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले लोगों के लिए भी रिकॉर्ड ऐसा बनाएगा कि आसान नहीं होगा तोड़ना। Truly impressive साद, good luck for your future. America's Got Talent जाओ, अमेरिका जाओ, दुनिया घूमो और दुनिया में पाकिस्तान करो, स्टडीज नहीं छोड़ो। Very nice. नहीं, कभी भी छोड़ो, वो ही सब कुछ है, स्टडी, और स्टडी नहीं हमें आगे लेके जाना है। कीबोर्ड जीनियस हैं जी, साथ कीबोर्ड जीनियस हैं आप, और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम और भी रोशन करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, और इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते करते आपने बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ने हैं और बड़ी अचीवमेंट्स भी इंशाल्लाह हासिल करनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साद फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक वीडियो देखी मैंने सोशल मीडिया पर, और फिर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब मेरे पेरेंट्स बाल कटवाने के लिए, हेयर कट के लिए हम लोग जाते थे ना, तो मैं भी कहता था कि मेरे बाल ना काटें, लेकिन मेरी कभी सुनी नहीं जाती थी, और फिर मैं चुप करके वापस आ जाता था कि चलो ठीक है। लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम तो रही है, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं, वो लड़के हों या लड़कियां हों, बाल कटवाने पे तो जो रोना शुरू होता है। और ये वीडियो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, और वो बच्चा एहतजाज अपना रिकॉर्ड कर रहा है, वो बड़ा मजे कर रहा है। उसकी आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन वो बड़े मजे से धमकियां भी लगा रहा है बार्बर को, और एहतजाज की बात कर रहा है। आपको सुनवाते हैं। अरे बाजार ज्यादा क्यों कर रहे हो, ज्यादा मत करो, अरे यार बस चलो बाबू, मैं अंकल को ढूंढ रहे देखो ऐसा नाम क्या है? बेचारा मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा है। बाल मत काटो। अपना नाम लेके कहता है बाल मत काटो इसके। अनूप। अनूप के बाल मत काटो। काका का नंबर क्या है? अच्छा, ये बड़ा एक ट्रिक होता है जो बार्बर्स बातों में लगा देते हैं ना बच्चों को। बड़ा हुनर है, बड़े बच्चों के बाल काटना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। छोटे बच्चों का बाल काटना, बेबीज का बाल काटना बड़ा मुश्किल, रोते हैं फिर हिलते भी है ना साथ। अरे बाबू जी क्या कर रहे हो? कटिंग कर रहा बाबू जी। अच्छा, एक चीज है देखिए कि जिस तरह मैंने कहा ना कि हम भी कटवा लेते थे बाल एहतजाज के रिकॉर्ड करके, इस बेचारे ने भी बाल कटवाए हैं, एहतजाज कर रहा है, और बड़ा क्यूट एहतजाज है। बोल रहे मत काटो। अरे बार इतना कंसिस्टेंटली उसकी पूरी नोके जो है वो काटे जा रहा है, बेचारे के बाल छोटे कर रहा है। और मुझे मतलब थोड़ा सा मासूम भी लग रहा था, बच्चे के इतने मोटे मोटे आंसू जो है वो मोटे चीक्स के ऊपर आ रहे थे। बड़े दिल से मेरे ख्याल है उसने बाल अपने बड़े किए थे, जो कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको नहीं खाते में लाए, और फिर जाके बाल कटवा दिए। दुखी है बेचारा, बड़ा जालिम होते हैं हम सब, क्योंकि मुझे भी याद आ रहा है कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को पकड़ के बाल कटवाना। एनीवेज जी, इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। और हमारी आज की जो अगली खबर है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। फुटबॉलर जो मैराडोना जो है वो इंतकाल कर गए, और कल सोशल मीडिया पर फिर उनके फैंस ने उनकी तस्वीर शेयर करके दुख का इज़हार। फुटबॉल की दुनिया के गॉड माने जाते हैं जी मैराडोना, और उनको कहा जाता है कि गॉड इज डेड। ये कहा गया कल बहुत सी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल अखबारों में, क्योंकि जो अर्जेंटीना को मकाम हासिल किया फुटबॉल की दुनिया में, वर्ल्ड कप की फतूहात, फिर फाइनल्स में जाना, फिर जो उनका करिश्मा था, जो उनकी एनर्जी थी, फिर उसके साथ जो वो अर्जेंटीना की टीम के कोच भी रहे हैं, फिर बहुत सी कंट्रोवर्सीज में वो शामिल रहे, इसके बावजूद वो अर्जेंटीना की आवाम के दिलों में बसते रहे हैं। आज भी बड़ा उनको लोग पसंद करते थे। कल उनको हार्ट अटैक हुआ और तबीयत उनकी काफ़ी दिनों से ख़राब थी। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी हमेशा रही है और मेरे ख्याल में फ़ुटबॉल की दुनिया में जितने भी लोग आज तक फ़ुटबॉल एक भी किसी ने मैच देखा ना, तो मैराडोना का वो नाम उसने ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल सही। और कल उन्हें जो है वो बहुत खिराज तहसीन भी पेश किया गया, ट्रिब्यूट भी पेश किया गया, लोग दुख का इजहार भी कर रहे थे। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी बहुत से प्लेयर्स के लिए उनकी ज़िंदगी का कुल एहसासा है। बहरहाल जी, अब वो हम में नहीं रहे और 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके मदाह दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी बहुत अफसरदा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम दुआ करते हैं कि फ़ुटबॉल की दुनिया में जिस तरह से बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स सामने आते हैं, इसी तरह प्लेयर्स तो आते रहें, लेकिन मैराडोना को हमेशा इसलिए आप याद रखें क्योंकि वो एक लेजेंड हैं और वो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ऑन फील्ड, और उस दौर में जब फुटबॉल पूरी दुनिया में इतना मशहूर नहीं था तब भी, तो इसको याद रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए आपको भी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।